गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी टेंसेस की क्लासेस चल रही थी और इससे पहली वीडियोस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि तीनों टेंसेस का एक एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हिंदी में जो पहचान है वो क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। यानी कि अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आएगा, उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हमें पेपर में कहीं भी हिंदी लिखी हुई नहीं मिलेगी, किसी भी एग्जाम में हमें हिंदी लिखी हुई नहीं मिलती है। ठीक है। तो वहाँ पे हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि नॉर्मली यूज कहाँ पर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और इट इज गोइंग ऑन इन जनरल, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जब वो बात बोल रहे हो उस टाइम पर जो काम हो रहा है, ठीक है, उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी? आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, इस तरह से। यानी कि जिस टाइम हम बोल रहे हैं जो काम हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि प्रेजेंटली जब हम बोल रहे हैं तब वो काम नहीं हो रहा, लेकिन जनरल में वो प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने अभी कोई बुक पढ़नी शुरू करी, सपोज कीजिए कि मैंने रामायण पढ़नी शुरू की, ठीक है, लेकिन मैं अभी तो नहीं पढ़ रही, लेकिन अगर मैं इस टाइम पर बता रही हूँ कि मैंने वो शुरू की हुई है, मैं पढ़ रही हूँ उसको, तो मैं क्या कहूँगी? आई एम रीडिंग रामायण, यानी कि रामायण में पढ़ रही हूँ, एक बड़ी बुक है, वो चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, बेशक से मैं अभी बोलते टाइम उसे ऐसा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको जब फ्यूचर टेंस कराया था, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि अभी ये देखिए यहाँ पर सेकंड क्या है हमारा? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, कि ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो निकट भविष्य में होने वाला है, यानी कि फ्यूचर के सेंटेंसेस को, फ्यूचर में जो कोई काम होने वाला है उसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, यानी कि इसके रूल्स क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो मेन सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब को भी ऐड कर लेते हैं। सभी में नहीं होती, जैसे कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस देखें तो उसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस में तो वहां पर हम साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो ये मेन रूल आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या होता है, आपको हर सेंटेंस के लिए सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी होती है कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी और वर्ब कौन सी यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, ये तीनों हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और इसके अंदर मैं अगर आईएनजी जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? गोइंग। ठीक है, इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी जोड़ करके हमें वर्ब बनानी है, वो वर्ब इसके अंदर हमारी लगेगी। तो हमें क्या दो चीजें याद रखनी है कि एक तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद वर्ब आईएनजी लगेगा। देखो, इज, एम, आर जो है ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है वाक्य में, जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसके अंदर हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इज, एम, आर लगाना है। अब देखो, इज, एम, आर कहाँ लगते हैं? एम जो है वो सिर्फ आई के साथ लगता है, एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमें एम नहीं लगाना, सिर्फ आई के साथ हम एम लगाएंगे। उसके बाद देखिए रह गया इज और आर। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। ये आपको याद रखना है कि इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि एक वचन के साथ यूज होता है, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि बहुवचन के साथ यूज होता है। तो क्या इसको याद करने में कोई दिक्कत है? हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज होगा, इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। इज जो है वो ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ही,
शी, इट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि जो एक वचन है, अब वो कोई चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कैट, ठीक है, अ बॉय, अ कैट, अ गर्ल, अ बुक, ठीक है, इस तरह की चीजें क्या होती है हमारी, सिंगुलर होती है, एक वचन होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आर। आर किसके साथ यूज होगा, जो प्रोनाउन है उसमें वो कौन कौन से हैं, यू, वी, दे। यू, वी, दे, ये तीनों प्रोनाउन, और उसके अलावा कोई भी हमारा प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, हमारा जो भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। प्लूरल जैसे कि अभी मैंने ऊपर कहा था कि ए कैट है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज, लेकिन कैट्स है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। अब बॉय है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। बॉयज है तो आर लगेगा, ठीक है। तो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे कि कैट्स, बॉयज, डॉग्स, ठीक है, फ्रूट्स, ऐसे अगर हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है, ठीक है। तो चलिए फिर से सिंटेक्स की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो क्या है हमारा सिंटेक्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमें देखना है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। वैसे क्या यूज होती है, इज, एम, आर, तीनों में से क्या लगानी है, हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई है तो एम लगेगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, ये मिस्टेक्स करते हैं आप पेपर में यही चीजों में, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर प्लस नॉट। देखो जब भी हमें नेगेटिव बनाना होता है हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो है वो नॉट लगाते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और नॉट के बाद वर्ब कौन सी लगनी है हमारी इसके अंदर, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगेगी हमारी। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आता ही है, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं हम, जब भी हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, इज, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देख लो एक बार, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि नकारात्मक प्रश्न हमें कैसे बनाने हैं। नकारात्मक प्रश्न बनाने के लिए, नकारात्मक प्रश्न यानी कि जिनके अंदर नहीं आता है, ठीक है, जिनके अंदर नॉट आता है, उनके लिए क्या करेंगे हम, हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। बहुत ध्यान रखना है इस बात का, हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। अगर हम नॉट को इनके साथ, इज, एम, आर के साथ जोड़ करके नहीं लिख रहे हैं, अलग लिख रहे हैं, तो हमेशा हमारा नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं, वह एक पत्र लिख रहा है। एक आप कहोगे कि मैडम ने हर एक वीडियो में पत्र लिख रहा है करवा दिया, ऐसा रीजन, इसका एक रीजन है कि आप लोगों को सबसे पहले मैं जो है ना एक इनके रूल्स समझाना चाहती हूँ, आपको इनका स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ कि आपको मेनली पहले पता चल जाए कि स्ट्रक्चर ये है। आपको डिफरेंस, सेम सेंटेंस आप हर टेंस में बनाओगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। तो देखिए, वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब हमें ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि ऊपर एक लिखा हुआ है तो नीचे मैं ए लिख दूं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि हिंदी का सिंटेक्स अलग होता है, हिंदी का स्ट्रक्चर अलग होता है, और इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है। इसीलिए ऊपर सबसे पहले मैंने आपको वो स्ट्रक्चर बताया है, वो सिंटेक्स बताया, उसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, इज, एम, आर लगाना है। अब ही जो है वो क्या है हमारा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही के साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। नहीं वाले वाक्य नेगेटिव कैसे बनेंगे, क्या लगाना है हमें, सब्जेक्ट लिख दिया हमने ही, उसके बाद इज, एम, आर लगेगा, ये आ गया इज, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है, उसके बाद नॉट आ गया, ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी, यहाँ राइटिंग आ गया, और लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। देखिए इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम आगे ले आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये इंटेरोगेटिव में हमने इसको आगे ले लिया, हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इज ही राइटिंग अ लेटर, कि क्या वह एक पत्र लिख रहा है, ये क्या है हमारा प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगला है नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, यानी कि नकारात्मक प्रश्न कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, ठीक है।
और उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस अ लेटर। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी? इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम कौन से यूज होंगे? देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से लगे मिलेंगे हमें। जैसे कि हमारे पेपर में फिलअप आते हैं, ठीक है, तो उस फिलअप के अंदर आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दिया जाता है जिससे आपको पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में बना हुआ है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कुछ इस तरह के एडवर्ब आपको साथ में सेंटेंस में लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट या फिर करेंटली। ठीक है, आगे देखिए इसके यूजेस करते हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज करना है हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहला क्या है? ऐसे कार्यों के लिए जो बोलते वक्त जारी है, यानी कि जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पर जो काम चल रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, अभी वह एक किताब पढ़ रहा है। आई एम टीचिंग एट प्रेजेंट, अभी इस समय मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगला है ऐसे कार्यों के लिए जो बोलते वक्त नहीं हो रहे लेकिन वर्तमान में जारी है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि सपोज करो कि मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, मैंने कोई बुक पढ़नी शुरू की है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी? आई एम रीडिंग, उस बुक का नाम ले लेंगे आगे, जैसे कि आई एम रीडिंग द महाभारत, आई एम रीडिंग द रामायण। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम रीडिंग द महाभारत, इसका मतलब क्या है? मैं अभी तो महाभारत लेकर के नहीं खड़ी ना, लेकिन इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट टाइम में मैं उस बुक को पढ़ रही हूँ। ठीक है, ऐसे जैसे कि ही इज लर्निंग कंप्यूटर नाउअडेज, वो अभी, जरूरी नहीं है कि वो अभी कंप्यूटर सीख रहा है, यहाँ पर क्या मतलब है कि आजकल वह कंप्यूटर सीख रहा है। ठीक है, आगे है निकट भविष्य में निश्चित कार्यक्रम या योजना के लिए, यानी कि भविष्य में होने वाली किसी भी योजना या कोई भी काम जिसे हम डिसाइड कर चुके हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग टू चंडीगढ़ टुनाइट, आज रात वह चंडीगढ़ जा रहा है। ठीक है, या फिर आज रात वह चंडीगढ़ जाएगा। ठीक है, माई फादर इज कमिंग टूमोरो, कल मेरे पिता आएंगे। ठीक है, या फिर कल मेरे पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? फ्यूचर के सेंटेंस है कि वो कल आएंगे। ठीक है, फोर्थ देखिए, इस टेंस का प्रयोग लगातार बढ़ने या घटने का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई चीज लगातार या तो बढ़ रही है या घट रही है, तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑडियंस की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लगातार कुछ चीज बढ़ती है या लगातार कोई चीज घटती है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें क्या करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है।